फलाने की वो पैड का काम कर रही है, ये कोई अच्छी बात है? क्या है ये पैड मिली इसको बेचने के लिए? नहीं दीदी, हम यूज नहीं करेंगे। हम जो कपड़े हम पैड कई बार यूज किया है तो हमारे कपड़े खराब होते हैं। क्या मतलब पड़ा है, प्रधान नहीं बन रही है, किसी क्यों मदद कर रही है? कभी मेरा टाइम था कि मैं 2015 में अपना पर्सनल खाता खुलवाया, घर से घूंघट किया और घर पे ही आके घूंघट खोला। घूंघट बैंक में भी साइन अंगूठे उसमें ही घूंघट में ही मैं करके आई। और आज मैं खुद एक बहुत ही गर्व महसूस करती हूँ कि एक गांव की महिला कभी कीपैड का फ़ोन चलाना नहीं जानती थी, आज वो महिला कंप्यूटर चलाती है। आज बेटी और अम्मा की टीम एक ऐसी महिला से आपको मिलवाने जा रही है जिन्होंने न सिर्फ अपने सपनों को जिया बल्कि दूसरों को भी इंस्पायर करा है कि वो भी अपने सपने जी सके, अपने सपनों को खुलकर लोगों के सामने रख सके। एक पर्दे के पीछे रहने वाली महिला क्या कुछ कर सकती है, ये आपको आज पता चलेगा। आज हम आपको मिलवाने आए हैं सरस्वती जी से। तो सरस्वती जी, बेटी और अम्मा के इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो आप मुझे अपने बारे में बताइए कि आपकी जर्नी कैसी है, क्या कौन है आप? अगर कोई पूछे आपसे कि सरस्वती भाटी कौन है तो आप क्या जवाब देंगे उसे? मैम मैं एक गांव से ही हूँ और मेरा जन्म हरियाणा फरीदाबाद के एक छोटे से गांव में हुआ था। और हरियाणा से मेरी 2011 में शादी हुई थी, तो मैं ग्रेटर नोएडा के एक गांव दादरी गौतम बुद्ध नगर, मेरे ससुराल में बड़पुरा गांव है और वो दादरी ब्लॉक में लगता है। तो यहाँ पे मेरी शादी हुई थी, तो धीरे धीरे अपना यही देखना था, घर में सास नहीं थी। तो मैंने सोचा कि हस्बैंड ने उस टाइम पे मेरे से बोला कि पढ़ाई कर लो, आगे पढ़ना चाहती हो मानो। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, घर गृहस्थी संभालनी है, घर में कोई और होता, सास होती, देवरानी जेठानी होती तो एक बार आगे पढ़ने की भी सोचती, अब तो घर ही देखना है। तो कोई नहीं, मैंने मना कर दिया पढ़ने के लिए। लेकिन 2019 में आके हम लोगों ने एक समूह में जुड़े। समूह में जुड़ने के बाद में 2020 में हमने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया, अचार पापड़ का और कचरी का। धीरे धीरे हमने देखा कि भाई मार्केट में किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। उसी के साथ साथ हमने सैनिटरी पैड का भी काम किया, क्योंकि सैनिटरी पैड का है कि आजकल कुछ लोग तो दुकान में जाने में भी, लेडीज़ है स्टोर पे तो वो लेने में हिचकती नहीं है, यदि जेंट्स है तो हिचकती है। तो उसी से हम लोगों ने भी अपना इन्होंने हस्बैंड ने भी मुझे समझाया, बोले कि सैनिटरी पैड का काम अच्छा रहेगा और यहाँ पे लोकल में भी और कोई आसपास में कर भी नहीं रहा है, तो ये काम करो। तो मैंने फिर अपने अचार के साथ साथ अपने समूह की महिलाओं के साथ ये सैनिटरी पैड का भी मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। तो आज मैं कहूँगी कि मुझे 14-15 साल में इतना चेंजेस हो गया। कहाँ मैं एक बेटी थी, बेटी से एक हाउस वाइफ बनी, हाउस वाइफ से आज एक बिजनेस वूमेन बनी हूँ मैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ, आज मैं महिलाओं की मदद करती हूँ। हम लोग एक साथ एक ग्रुप टाइप में अपना बैठ के मीटिंग करते हैं, एक दूसरे से अपने सुख दुख की बातें करते हैं। किसी महिला को कोई फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, उनके हस्बैंड कोई बात लेकर के परेशान करते हैं, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। और आज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि महिलाओं के साथ साथ उनके घर परिवार वाले भी मेरी बात समझते हैं और मानते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतना चेंज हुआ तो एक समूह में जुड़ के ही हुआ। जैसे आपने बनाया कि ये सैनिटरी पैड वाला बिजनेस आपने शुरू करा, तो आपके दिमाग में क्या है कि सैनिटरी पैड का ही करना है? क्योंकि लोग अक्सर ना अच्छी नज़र से नहीं देखते जो इस तरीके का काम कर रहा है, या कोई, क्योंकि लोग थोड़ा, आज भी हमारा समाज ऐसा है कि सैनिटरी पैड पे खुल के बात नहीं होती। वो बात है, लेकिन जैसे कि मैंने जब सैनिटरी पैड का काम किया था तो तब मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि सैनिटरी पैड का काम अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने जब एक साल कॉस्मेटिक की शॉप की थी, तो कॉस्मेटिक की शॉप में मैंने अलग अलग कंपनियों की पैड बेक की थी। तो जैसे कि मैंने उसमें बेकी, तो जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां, नाम भी बड़ा है, तो उसमें मैंने फिर देखा कि कौन सी पैड अच्छी है, कौन सी, कुछ में तो अच्छी निकलती थी, कुछ ऐसी थी कि वो 15 रुपये का 20 रुपये का पैकेट मिल रहा है, तो उसमें फिर अपना वो 2 पैड सही निकल रही है तो 2 ख़राब निकल रही है। तो मैंने कहा जब 65 रुपये का मार्केट में 6 पीस का बिक रहा है तो चीज़ अच्छी होनी चाहिए। एक मेरी सोच उसको लेकर के चेंज हुई। एक मेरे हस्बैंड ने मुझे पैडमैन मूवी थी वो दिखाई कि वो जेंट्स होकर इतना अच्छा काम कर रहा है, वो इतने, एक मूवी भी बनी है उसके ऊपर, वो देख और उससे समझ कुछ। तो मैंने देखी समझी, तो उसके बाद में मैंने ये सैनिटरी पैड का बिजनेस करने का मेरा जो आइडिया था वो हुआ। और जो आज जब तो मैंने यही आसपास में ही कि मार्केट में कहाँ बेचना है, कहाँ कैसे पैकिंग करनी, कहाँ कैसे, तो सारी चीज़ें 1-1.5 साल लगी। लेकिन आज मेरा पैड बहुत अच्छा ऑर्डर भी बाहर जा रहे हैं
होटल में, सरकारी हॉस्पिटल में, सरकारी स्कूलों में, तो एनजीओ में अलग अलग अंबुजा फाउंडेशन है, मैत्री फाउंडेशन है, तो ऐसे ही हमारी अलग अलग संस्थाएं हैं जिनमें जाता है। तो जैसे आपने बताया ना सैनिटरी पैड का बिजनेस, तो आपने कब स्टार्ट करा था ये एग्जैक्टली? जब, क्योंकि 1-1.5 साल आपको सीखने में लगा, जब मार्केट में आपने जो है कनिष्का के नाम से लॉन्च करा, तो वो कौन सा साल था, कब आपने इसे लॉन्च ये मैंने 2022 में लॉन्च किया था। कनिष्का मेरी भांजी का नाम है, ननंद की लड़की का। तो मैंने एक ब्रांड देखा, मेरी बेटी का नाम वंशिका है, मैंने कहा वंशिका नाम से अलग अलग ब्रांड है, क्यों ना मैं अपनी ननंद की बेटी है जो मेरी भांजी, उसके नाम से मैं करूँ। तो मैंने किया, तो अब बहुत ही अच्छा वो है। अभी मैंने कनिष्का नाम से मैंने अपना सैनिटरी पैड का किया है, और सूर्य उदय मेरे समूह का नाम है, जिसमें अलग अलग अचार, पापड़, कचरी का काम होता है। तो ये जो पैड वाला है, ये आप खुद ही बनाती हैं या फिर आप कहीं और से जो है मंगवाती हैं पैड, फिर उसको पैकिंग करके? ये अभी हमारे गांव में अलग अलग वो लगी हुई है मशीनें, तो ये वहाँ पे बनता है, और फिर वहाँ से बना के फिर हम लोग घर पे लाके पैकिंग करते हैं। तो इतना कितना कॉस्ट आता होगा एक पैकेट को बनाने में? एक पैकेट को बनाने में 15 से 20 रुपए का कॉस्ट आता है। अच्छा, एक पैकेट को बनाने में? हाँ, 21 रुपए का आता है, और इसको हम 30 रुपए का हम सेल करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो इसमें अगर किसी और को भी स्टार्ट करना हो अपना सैनिटरी टाइप का बिजनेस, तो वो कैसे कर सकता है? यदि किसी को करना है लोकल में, मेरे आसपास में, तो मेरे आसपास में जो मैंने अपनी महिलाओं को दे रखा है अपना काम, तो वो ये है कि वो यदि पैकिंग में बेचना चाहता हो तो वो पैकिंग में भी बेचती है, और यदि लूज में भी चाहिए तो लूज में भी मैं उन्हें देती हूँ। और यदि किसी को बाहर करना है तो पहले, सबसे पहले ये है कि पहले अपनी मार्केटिंग देखें कि हम महीने का कितना सेल। अब जैसे क्या है कि मशीन लगा ली हमने 10 लाख की, और बिक्री हमारी महीने की 10,000 की भी नहीं हो रही, तो वो आदमी तो घाटे में ही जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले अपनी मार्केटिंग मैन है कि कहाँ हम सेल करेंगे, कहाँ होगा या नहीं होगा, वो सारी चीज़ें देखनी होती है। तो ऐसा फीडबैक आया नेगेटिव कि जब पहली बार आप पैड लेके गए, उन्होंने बोला नहीं हमारे पास तो इस वाली कंपनी का पहले से रखा हुआ है, हम आपका क्यों लें? फीडबैक ना आया था, कुछ महिलाओं ने बोला कि नहीं दीदी हम लोग पैड यूज़ नहीं करते, बेकार है ये और वो। मैंने कहा नहीं, आप एक बार यूज़ करो, ये मैं खुद लेडीज़ हूँ तो मैंने खुद ने ही बनवाई है ये, तो एक बार देखो और मुझे बताओ कि किस तरीके का रिजल्ट है इसका। तो फिर हम लोगों ने देखा, और जब मेरी महिलाओं ने यूज़ किया तो उन्होंने फीडबैक, आज तक 2 से 3 साल हो गए, लेकिन फीडबैक आज तक किसी का भी ये नहीं है कि हमें पसंद नहीं है। ये बहुत ही अच्छा फीडबैक आता है और महिलाओं को पसंद भी है। महिलाओं को पसंद भी आता है। हाँ जी। तो आपको लगता है कपड़े में और जो है जैसे आपने पैड कनिष्का के नाम से लॉन्च करा, इनमें कितना फर्क आता है? क्योंकि आज भी ना गांव की कई महिलाएं हैं जो कंफर्टेबल मानती है अपने आप को, नहीं हम कपड़ा यूज करेंगे। मैम, गांव में भी आज की डेट में गांव में भी 100 में से 10% ही महिलाएं होंगी जो कपड़े को समझती है कि कपड़ा सही है, लेकिन सैनिटरी पैड को 90% महिलाएं गांव में भी समझने लगी है कि सैनिटरी पैड सही अच्छा कुछ हो, कपड़ा नहीं है। क्योंकि कपड़ा यूज़ करने से इन्फेक्शन भी होता है। पहले टाइम में क्या था कि पहले महिलाएं कपड़ा यूज़ करती थी, धो के सुखा दिया करती थी, उसे फिर यूज़ में ले लेती। लेकिन अब महिलाएं पहले वो कपड़ा जो लेती थी वो अपना देख के कौन सा, आजकल हमारा क्या है कि कोई भी कपड़ा हो वो यूज़ कर लेती है, तो वो कपड़ा महिलाओं को इन्फेक्शन करता है, आगे चल के भी उसमें दिक्कत होती है। तो पैड को बड़े उससे बनाया जाता है, तो पैड का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आपने जो ये पैड बना रखे हैं, ये इजीली डिस्पोजेबल हो जाते हैं? मतलब अगर इनको जलाना हो, कैसे इनको डिस्पोज करना है? डिस्पोज हो जाती है, जैसे कि हम मिट्टी में भी दाब सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बेस्ट यही है कि जलाने से तो मिट्टी में दाब देते हैं, तो वो हो जाती है 5 से 6 महीने में। अच्छा, ये प्योर उसकी बनी होती है कॉटन की, रुई वगैरह की? इसमें मैम कॉटन है, जेल है, एक जेल आता है जो बच्चे के पैम्पर में होता है, वो जैसे कि हम यूज़ करते हैं तो वो कन बन जाता है, लीकेज नहीं होता है, तो वो है इसमें। तो इसको जैसे कि हम यूज़ करते हैं उसके बाद वो लिक्विड बन जाता है, तो वो फिर हम मिट्टी में दाब देते हैं, तो वो हो जाता है उसमें। अच्छा, वो कुछ टाइम, हाँ, साल बाद साल गल में जाता जो है गल जाता है। हाँ जी। ठीक है। तो जैसे आप मुझे खोल के दिखाएंगे सैनिटरी पैड जी आपके हाँ। किस तरीके के हैं? ये मेरा कनिष्का सैनिटरी पैड से है, और ये स्वयं सहायता समूह मेरे सूर्योदय का नाम है, और मेरा ये अल्ट्रा एक्स्ट्रा है, और ये 6 पीस की पैकिंग है। यहाँ पे मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपना एड्रेस डाल रखा है। ये इसमें हमारी जैसे सैनिटरी पैड है, तो ये हमारी इस तरह की पैकिंग में आती है। ये चिट हम हटाते हैं, फिर इसमें हम ऊपर से भी लेयर रहती है कि पैड यदि कहीं गिर जाए, कुछ हो जाए तो वो ख़राब ना हो। एक ये टेप ऊपर रहती है, और एक हम इसमें नीचे भी देते हैं।
तो इसमें और जो ये होती है इसमें चिप भी है, क्योंकि आजकल बहुत सी कंपनियां हैं जो चिप का नाम लेके नहीं कि इससे ये नहीं होता वो नहीं होता, लेकिन मुझे भी 2-3 साल हो गए सैनिटरी पैड का काम करते हुए। कुछ कंपनियां कहती है कि मतलब कि महिलाओं को सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम है तो वो मतलब कि हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। कुछ कहती है रसौलियाँ आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है तो वो ठीक हो जाएंगी, लेकिन मेरा मानना यही है कि ये पैड है, इसमें हम लोग जो भी मटेरियल लगाते हैं उससे कोई बीमारी ठीक नहीं होगी। तो जो है कि हमारा ये एक्सेल का साइज़ है और बहुत ही अच्छा है। इसमें जैसे हम पानी डालेंगे तो पानी लीकेज नहीं होगा, वो जेल बन के रहेगा इसी में। बिल्कुल। ये 5 बीच लेयर में ग्रीन कलर का ये, हाँ ये चिप रहती है, यूनियन चिप। हाँ अच्छा, ये किस चीज़ की बनती है? ये एक सीट की ही बनती है, सीट आती है अलग से, उसकी बनती है। इसका क्या फ़ायदा है? क्योंकि कई जगह मैंने देखा, कई कंपनीज के मैंने सैनिटरी पैड यूज़ करे, उनमें ये चिप नहीं दिखती है। ये नहीं आती क्योंकि वो पहले नहीं थी, लेकिन इस चिप्स के इससे वो फ़ायदे रहते हैं कि इन्फेक्शन नहीं होता है और इसमें एक केमिकल होता है तो जो सही रहता है वो डालते हैं इसमें। अच्छा, इसमें केमिकल होता है जो इन्फेक्शन और उससे थोड़ा बचाता है, लेकिन 10% ही बचाता है। क्योंकि अलग अलग कंपनियां तो कहती है कि 90% ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन मैं वो चीज़ नहीं, क्योंकि मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, मेरे साथ में महिलाएं हैं सभी यूज़ करती है, लेकिन ये रिजल्ट इतना वो नहीं है कि भाई ये बीमारी ठीक हो जाएगी। अलग अलग कंपनी, उसके लिए आपको डॉक्टर पे जाना पड़ेगा। हाँ। तो ऐसा कोई फीडबैक आया कभी कि क्या बोलते हैं जो है हमने जो है आपके सैनिटरी पैड यूज़ करे और हमको बहुत अच्छे लगे? कोई ऐसा फीडबैक याद है कि जो आपको मन में छू गया हो कि हाँ ये वाला फीडबैक मेरे ही गांव से, मेरे ही क्लस्टर लेवल हमारा होता है तो उसमें हमारी महिलाएं, एक मेरी फ्रेंड थी तो उन्होंने जब मेरे से 2-3 पैकेट लेके उसने क्या किया कि सबसे कहा कि भाई वो हमारी दीदी बहन है हमारे साथ की, वो बना रही है तो आप वो पैड उनसे खरीदो। वो बोले कि नहीं हम यूज ही नहीं करते, हम तो कपड़ा यूज करते नहीं। तो उन्होंने बोला कि ये ऐसे तो नहीं वो करेंगी, तो उन्होंने क्या किया, पैकेट खरीद के खोल के और अपने आसपास के मोहल्ले में एक एक पैड फ्री में दिया उन लोगों को। अब लोगों को फ्री में मिल रहा है तो उन्होंने सोचा कि चलो यूज कर लेते हैं। उन्होंने यूज किया तो यूज करने के बाद फिर उन्होंने, जिसने एक पैड यूज किया उसने 4-4, 5-5 पैकेट खरीद के रखे कि दीदी हमने पैड, हम डर के मारे यूज नहीं करते, कपड़े खराब होंगे, ये होगा वो होगा, नहीं करेंगे, लेकिन आपकी पैड यूज करी तो हमें बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मुझे उन्होंने दिया था और अब मुझे आप 5 पैकेट दीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा वो लगा। मैंने कहा मैंने सोचा नहीं था इतना अच्छा फीडबैक रहेगा कि महिलाओं को पसंद आएगा और महिलाएं एक्स्ट्रा भी ले लेके पैकेट रखेंगी। तो ये 6 सैनिटरी पैड का पैकेट कितने का मिलता है? ये 6 पैड का पैकेट हमारा 50 रुपए का जाता है। 6 पैकेट, ठीक है। तो अगर किसी को बल्क वगैरह में ऑर्डर देने हो तो आप यहाँ से वैसे? हाँ मैम, वो ऑर्डर से हम भेज देते हैं और इसमें जो हमारा 35 रुपए का रहता है। अच्छा, बल्क में अगर आप खरीदो तो आपको 35 रुपए का पड़ेगा। हाँ जी, ठीक है। और इसके अलावा कभी ऐसा हुआ है जब आपने स्टार्टिंग करी थी कि हाँ इस टाइप का जो है सैनिटरी का भी बिजनेस स्टार्ट करना है, तो लोगों ने, होते ना कई बार होता है कि महिलाएं ही टोक देती कि आप कैसा बिजनेस कर रहे हो कि आपको कुछ नहीं मिला? कहती है महिलाएं भी और जेंट्स भी कहते हैं कि आप सैनिटरी पैड बेच रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं है लगती है? तुम स्टॉल पे जाती हो, मार्केट अलग अलग हमारे स्टॉलें लगते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो हमें वहाँ जाके अपना प्रोडक्ट सेल करना होता है। तो वहाँ पे भी तो फिर जैसे मेरी पैकिंग है एक सिल्वर कलर में है, तो लोग पैकिंग उठाते हैं और देखते हैं, जब वो देखते सैनिटरी पैड है तो कुछ लोग तो कस्टमर तो ये बोलते हैं हमने सोचा कुछ खाने की चीज़ है। तो मुझे बड़ा वो लगा, मैंने कहा नहीं, हो हमारा ये था कि कम लागत में मैंने अपनी पैकिंग करी कि देखते कि, लेकिन इसमें जो पैड अच्छी नहीं मिलती है तब कोई पैकिंग को नहीं देखता, पैड को देखता है। ऑब्वियसली आपको पैकिंग से क्या मतलब, आपको पैड से मतलब होना चाहिए, क्योंकि ये होता है ना दिखेगा तो बिकेगा, लेकिन मेरा ये नहीं था, मेरा ये था कि बिकेगा कम लेकिन कोई एक बार यूज करेगा दोबारा वो मुझसे मांगेंगे, क्योंकि आसपास के गांव में एनजीओ में जो जा रहा है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना आगे बढ़ पाऊंगी या इस तरह से सेल कर पाऊंगी, लेकिन अब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ हम लोग काम कर रहे हैं और हमें ये बिजनेस करने का मौका मिल रहा है। तो आपकी पहले की लाइफ और आज की लाइफ में आपको लगता है कितना बड़ा अंतर आया है? बहुत अंतर आया मैम। पहले लाइफ थी कि हमें अपना यही था कि घर में रहना, घर का काम करना, अपना काम निपटाए, अपना सो गए, और आज इतना चेंज है कि आज अपना घर का काम किया, घर का काम करने मतलब घर का काम पहले करना है, बाहर की सोचना है कि आज मेरी वहाँ मीटिंग है, आज मुझे वहाँ ऑर्डर देने जाना है, आज मुझे ये काम करना है। आज मैं अपने काम के साथ साथ एक बैंक सखी भी हूँ, तो मुझे पहले से डिसाइड करना होता है कि मुझे बैंक का काम करना है, आज कौन से समूह का लोन करवाना है, आज कौन से गाँव से कितनी महिलाओं को बुलाना होता है।
बैंक सखी का क्या मतलब हुआ इसमें? बैंक सखी का मतलब होता है जैसे कि हमारे गांव में महिलाएं हैं NRLM में आजीविका मिशन में जुड़ी हुई है, तो वो लोग अलग अलग गांव से अलग अलग महिलाएं जुड़ी हुई है, तो उनको ये है कि उनके लोन कराने होते हैं बैंक में। कभी मेरा टाइम था कि मैं 2015 में अपना पर्सनल खाता खुलवाया, घर से घूंघट किया और घर पे ही आके घूंघट खोला, घूंघट बैंक में भी साइन अंगूठे उसमें ही घूंघट में ही मैं करके आई। और आज मैं खुद एक बहुत ही गर्व महसूस करती हूँ कि एक गाँव की महिला कभी कीपैड का फ़ोन चलाना नहीं जानती थी, आज वो महिला कंप्यूटर चलाती है। तो बहुत ही ज़्यादा चेंज है। अब मुझे ये नहीं होता कि मुझे ये याद रखना कि ये डॉक्यूमेंट इस चीज़ में लगेगा। आज मुझे लोन का जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं मुझे वो नहीं याद है, कौन सा खाता कौन सी उसमें खुलेगा, कौन सा टैब से खाता मैं घर पर खोल देती हूँ और घर पे ही महिलाओं को पासबुक बना के ला के दे देती हूँ। तो ये बहुत चेंज है। और लोन करने का, किसको लोन देना है किसको नहीं देना है, वो सारी जानकारी मुझे एक बैंक सखी बनने पे ही मिली। मतलब घूंघट से लेके जो आज यहाँ पे ये अपना खुद का बिजनेस जी। स्टार्ट करना, कितना चैलेंजिंग रहा है ये कि लोगों ने जो है, पहले होता है ना लोग आजकल जो है दूसरे को पुश नहीं करना चाहते, खासकर हाँ महिलाएं जी, भी। महिलाएं हैं, खुद मेरे परिवार में भी हैं, आस पड़ोस में भी है। कुछ महिलाएं ये बोलती है घर का काम होता नहीं है, बाहर का काम करने चली जाती है। लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। उसने कहा कि कोई कुछ भी कहे, तुझे अपना काम करना है, हमें अपने बच्चों के लिए सोचना है। तो फिर यही है कि जो भी है अपना जैसे भी एडजस्ट करना है। हस्बैंड भी सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई मैं ही लगी हुई हूँ या मैं ही कर रही हूँ। हस्बैंड भी सपोर्ट करते, कहीं जाना होता है तो मैं उनसे बोलती हूँ कि मुझे आज वहाँ जाना है और कैसे करूँगी, घर का भी काम है। वो बोले कि घर का काम निपटा ले, मुझे बता देना, उस टाइम पे तैयार मिलना, साथ में चलेंगे। तो जाते हैं। और कहीं ऑर्डर भी होता है, अभी परसों भी हम लोग सैनिटरी पैड का 5000 का ऑर्डर दे के आए, तो बाइक से ही हम गए, हमारे लोकल में ही गाँव में गए थे। अच्छा, तो सुबह उठ के आपकी दिनचर्या कैसी रहती है कि सुबह उठ के सबसे पहले ये काम करना है, देन फिर ये करना है, फिर उसके बाद ये करना है? मतलब एक महिला की लाइफ क्या है, आपको अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको घर भी देखना है, फिर आपको अपना बिजनेस भी देखना है, और दोनों जगह आपको बैलेंस करके चलना है। तो हाँ कितना मैम, वो देखो मैं एक हाउसवाइफ हूँ सबसे पहले, और फिर मैं एक माँ भी हूँ। तो मुझे सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है कि अपने हस्बैंड का भी काम है, अपने बच्चों का भी देखना है। तो मेरा जो सुबह का उठना होता है, सुबह उठते ही सबसे पहले चाय बनाना, अपने ससुर को बच्चों को पिलाना, फिर बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, उसके बाद में बाकी काम मैं निपटाती हूँ। तो ये नहीं है कि भाई हम बिजनेस करने लगे तो हम अपनी घर गृहस्थी को छोड़ दें, हम अपने हस्बैंड पर जोर दिखाने लगे कि नहीं मैं तो भी पैसे कमा रही हूँ तो मैं ये काम नहीं करूँगी। ये चीज़ें नहीं, सबसे पहले महिला के लिए बच्चे परिवार सबसे पहले। आजकल की महिलाएं क्या हैं कि भाई कहीं ड्यूटी भी लग गया तो उन्होंने काम किया नहीं किया, हस्बैंड कर लेंगे या सासू कर लेगी। लेकिन देखो सासू है या देवरानी जिठानी घर में है, वो लोग तो है, लेकिन जो खुद की जिम्मेदारी हो महिला को स्वयं उठानी चाहिए। तो कभी यार ऐसा फ्रस्ट्रेशन नहीं होती कि यार इतना सब कुछ है, सब कुछ मैनेज करना है, बच्चों के नखरे भी उठाने हैं, फिर घर का काम भी करना है, फिर अपने बिजनेस को भी इस तरीके से चलाना है कि उसमें आपको ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा लॉस हो जाए। लॉस और हानि और लाभ तो चलता रहता है, पर ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा लॉस हो जाए, तो कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है ये। मुश्किल होता है बाजी भाई, जैसे कि तबीयत ठीक नहीं रहती है या कहीं ऑर्डर जाना होता है तो वहाँ टाइम पर पहुँचाने का। तो मैं फिर अपने साथ की दीदियों को ही बुलाती हूँ अपने साथ में, अपने गांव की भी है और अभी जैसे अलग अलग गांव की भी महिलाएं हैं। तो आज जैसे मैं अपना ऑर्डर दे के आती हूँ, मैं अपनी फ़ोटो अपने जो भी अपडेट है मैं ग्रुप पर डालती हूँ, तो महिलाएँ देखती है और बात करती हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाँ भाई गुस्सा भी आता है, ये नहीं है कि भाई हम अपना घर का काम कर रहे हैं या वो नहीं कर रहे, तो सारी चीज़ें फेस करनी होती है। लेकिन उसी हिसाब से फिर अपना काम भी, और फिर मैं अपनी महिलाओं को बुलाती हूँ साथ में कि दीदी आज ये ऑर्डर जाना है, इतने दिन में जाना है, आपको आना होगा और करना होगा। यदि छोटा मोटा ऑर्डर रहता है 10-20 पैकेट का तो मैं अकेले ही कर लेती हूँ, नहीं तो मैं अपने ग्रुप को ही सपोर्ट करती हूँ, वो ग्रुप को ही बुलाती हूँ। तो आपने जैसे बोला ना कि आपने जो है सैनिटरी पैड का बिजनेस जब स्टार्ट करा था, तो आपकी समूह की महिलाओं ने इसको किस तरीके से लिया था? मतलब उन्होंने आते ही एक्सेप्ट कर लिया था या उन्होंने भी ऐसा करा था नहीं यार ये वाला बिजनेस नहीं करेंगे हम उसके बाद? वो चीज हुई थी मेरे समूह में जब स्टार्टिंग में, तो उन्होंने कहा है तो यही मिला या यही काम और न मिला कुछ भी। मैंने कहा आप कहती थी पैकिंग का काम करना है, मैं पैकिंग का, तो मैंने कहा पैकिंग का मैं ले आई। बोली तो यार और भी कोई बूझ अलग है। अब एक ऐसा ही था कि पैकिंग हो रही थी, एक बच्चा आया मोहल्ले से, वो किसी काम के लिए, वो पैड उठा के लेके चला गया।
अब वो अपनी मम्मी के साथ आया था, उसकी मम्मी बोली रास्ते में जाके, ये क्या है तेरे हाथ में? बोला मैं हौस उठा के लाया आंटी के वहाँ से। बोली उसने देखा कि पैड है, जी कह रही पागल है तो क्यों उठा के लाए हो यार उसके घर से। तो वो सारी चीजें कि आज भी महिलाएं सैनिटरी पैड को देखने में, उसमें मैं तो देखो जब मेरी तो इतना वो रहा नहीं, क्योंकि मेरा तो खुद का बिजनेस है, मेरा घर चल रहा है, तो मैं इसमें शर्म, और शर्म को कुछ मेरे मम्मी पापा ये कहते थे यदि शर्म करनी है तो गलत काम में शर्म करो, किसी खाने कमाने में और इज्जत से खाने कमाने में कोई शर्म नहीं है। मेरा आपकी तो मानना फैमिली है। का कैसे रिएक्शन था, जो आपके मायके वाले हैं उनका कैसा रिएक्शन जब आपने कहा कि नहीं मैं जो कनिष्का नाम से एक जो है सैनिटरी पैड लॉन्च करने वाली हूँ? खुशी हुई थी उन्हें उन्हें खुशी कि हुई थी? हाँ कि हमारी बेटी अपना आगे बढ़ रही है, अपना बिजनेस कर रही है, अपना काम कर रही है। मेरी बहनें भी है, मेरी एक बहन दूध का काम करती है, एक बहन इस प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है, और तीसरी बहन मेरी पार्लर चलाती है। क्योंकि हम 4 बहनें हैं, 2 भाई हैं, दोनों भाई अपना खुद की गाड़ी ले रखी है अब तो, पहले नहीं था, अब तो गाड़ी है, गाड़ी चलाते हैं। तो सभी हम 4 बहनें और 2 भाई है, फिलहाल अपने अपने बिजनेस में लगे हुए हैं। तो मम्मी पापा को खुशी होती है कि हाँ हमारे बच्चे कामयाब हैं। खासकर महिलाएं जब इस तरीके का काम करती है ना, लोग पहले तो क्रिटिसाइज करेंगे, पर जब वो सफल होने लगता है ना फिर लोग भी सपोर्ट करते हैं। 2000 उसमें 23 में कि 24 में, 2024 में मेरी दादी सास खत्म हुई थी। क्योंकि पहले वो थी तो मैं चली जाया करती थी, मैं लेट भी हो रही तो बोलती थी छोड़ आके कर लेना, बच्चों को वो देखते थे, रहते थे यहाँ पर। तो वो ख़त्म हुई तो कहाँ आज पड़ोस वालों ने कि भाई अब तो तेरी दादी सास भी ख़त्म हो गई है, तो अपना घर बैठ और अपना घर देखो, अपने बच्चों को देखो। तो फिर मैंने ये चीज़ें, मेरी बुआ सास थी जो, उन्होंने मेरे ससुर से बोला कि भाई बहू से ऐसे ऐसे बोला उन्होंने। तो फिर ससुर ने बोला कि नहीं बेटा अपना काम टाइम से करके जा, टाइम से अपना घर आ, कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम मत छोड़। तो मेरे ससुर भी ऐसा नहीं है कि ससुर भाई बहुत से नहीं, मेरे ससुर भी बहुत सपोर्ट करते हैं। कहीं हमें बाहर जाना 2-3 दिन के लिए तो हम बोलते पापा जी हमें वहाँ जाना, इतने का ऑर्डर है, कैसे करना है? तो बोल देते चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाने की प्रॉब्लम होती है थोड़ा, तो वो होटल से आ जाता है। बच्चों को साथ में रखते। अभी हम लोग 12 दिन के लिए अयोध्या सरस मेला लगा था, वहाँ पे हम गए थे, लेकिन ससुर थे तो घर पे खाने की प्रॉब्लम थी। 12 दिन होटल से खाएंगे तो ससुर भी बीपी और शुगर के मरीज हैं, तो उन्हें भी प्रॉब्लम होगी। तो फिर बुआ जी की लड़की बुलाई, फिर उन्होंने 10-12 दिन घर पे रही बच्चों के पास में, और हम लोग वहाँ पे गए। अच्छा, तो आपका लाइफ का सबसे बड़ा ऑर्डर कौन सा था जो आपको लगा कि हाँ यार ये वाला ऑर्डर तो बहुत अच्छा है? लाइफ का ऑर्डर सबसे ज़्यादा मेरा अचार का ज़्यादा जाता है। महीने में मेरा कम से कम 1000 1500 200 किलो 1200 किलो अचार मेरा चला जाता है। लेकिन वही है कि मैं जब महिलाओं को फ़ोन करती दीदी कल 100 किलो अचार जाना है और ये सामान आना है, फिर रात को वो बोलती दीदी हमें नहीं पता, हमें सामान ला के दो, बाकी आप जानो। बनाने की जिम्मेदारी हमारी है कि हम इतने घंटे में इतना किलो बना देंगे। तो वही फिर रात भर जागना कि मसाले कितने लगेंगे, कितना माल लगेगा, कितना वो कैसे कटिंग में इतना कचरे में जाएगा। जैसे हम एक मिर्च का अचार डालते हैं तो मिर्च का अचार हमारा 10 किलो डलना है, तो वो सफाई करने के बाद में 7 किलो ही रह जाएगा। फिर उसमें 3 किलो और फिर मसाले डालने हैं कि तेल डालना, इतना मसाला आएगा, वो इतना किलो बैठेगा, इतना ग्राम बैठेगा। तो वो सारी चीज़ें हिसाब लगा के रखना पड़ता है, तो वो फिर मैं उन्हें बताती हूँ, करते हैं फिर। तो अभी जो अचार बनाने के लिए सामान वगैरह लेती है, ये कहाँ से लेती है? ये हमारे यहाँ ही मार्केट है, हमारा दादरी बाजार है, मंडी है। तो हम जो भी सब्जी लाते हैं हम अचार बनाने के लिए मंडी से लाते हैं। और जो जैसे कि आजकल सीजन चल रहा है, आम नहीं है, हम आम कोल्ड स्टोर से मंगाते हैं, वो कॉन्टेक्ट कर रखा है। क्योंकि कुछ महिलाएं अब भी आसपास के गांव की कहती दीदी आपने आम का अचार डाल दिया, ये कहाँ से आ गया, अब तो आम भी नहीं है। क्योंकि मैंने जब होटल का ऑर्डर आना शुरू हुआ था तभी मैंने कांटेक्ट किया। एक मैडम थी हमारी मैत्री फाउंडेशन से, उन्होंने कहा कि मैं आपको ऑर्डर दूंगी, तो आप ये बताओ कि मुझे ऐसे तो नहीं होगा कि मैं आपको ऑर्डर दूँ और आप मुझे अचार ना दे पाओ टाइम पे, मेरी भी जुबान। मैंने कहा नहीं मैडम, आप जितना चाहोगे उतना हम आपको ऑर्डर देंगे। लेकिन उससे पहले ये किया था कि सीजन नहीं है तो सामान कहाँ से खरीदना है। तो वो सारी चीज़ में मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प की। अच्छा, तो इस सब के अलावा जैसे आप बता रही ना कि जब सीजन नहीं होता है तो कभी ऐसा भी हुआ है कि क्या बोलते हैं इस बार जो है अचार भी नहीं बिका, ऐसा होता है कभी कभार? नहीं, अचार हमारा जो रहता है हम तेल वेल डाल के रखते हैं, 7 से 6 महीने ख़राब नहीं होता है। लेकिन मेरा महीने 15 दिन में ऑर्डर आ जाता है। अच्छा, आसपास के गाँव आसपास के गांव से भी और उनसे भी।
जब एनजीओ पहला से। ऑर्डर था वो कितने का था आपका, जो याद है आपको कि जब पहली बार ऑर्डर मिला था हमने सोचा था कि हम अचार बनाएंगे या पापड़ बनाएंगे या कुछ इस टाइप का, तो वो पहला पहला ऑर्डर? पहला तो छोटा मोटा था, हमने 100 200 रुपए का अपना यहीं आसपास में। लेकिन जब आया 50 किलो का ऑर्डर तो वो फिर हमारा बैठा 50 किलो का बैठा था हमारा 5-6 हज़ार का ही, ज़्यादा नहीं था। लेकिन उसके बाद में कब 20,000 का हो गया, अभी मेरा 35,000 का गया है। तो वो हफ्ते में ही, उससे पहले 20,000 का गया पिछले हफ्ते में, तो महीने में मेरा अच्छा वो हो जाता है। तो इसमें आपको कितना मार्जिन बच जाता है? अगर आपको 50,000 का ऑर्डर है तो उसमें कितना आपकी लागत आती है और कितना बच जाता है आपके उसमें पास? हमारी जैसे कि लागत आ गई हमारी 3,000 की, तो 2,000 हमें बच जाते हैं। अच्छा, 2,000 आपको। तो ये जो 2,000 रुपए ये आपके पूरे समूह को बंटते होंगे या फिर ऐसा कुछ है कि इतना सामान का अलग निकाल के उसके बाद हाँ, जितना? वो सामान का अलग निकाल के, तो जैसे कि जो महिला जितने हिसाब से, जैसे कि हमारा पूरे दिन का काम है, एक महिला आई 1 घंटा काम करके वो चली गई है, किसी इमरजेंसी में कोई काम है। और यदि एक महिला ऐसी भी है कि वो काम करेगी, थोड़ा शिकल दिखाए वो करके उसी हिसाब, तो उसी हिसाब से हमें अपना पैसे भी हम उन्हें उसी हिसाब से दे देते हैं। तो क्योंकि ये हम सब क्लियर मैनेज ही, कौन करता है, आप ही करते मैं हैं? ही करती हूँ। वो मैं अच्छा। क्लियर ही बोल देती हूँ कि भाई देखो आप आई हो, उन्हें सबको पता है कि यदि सरस्वती दीदी कहेंगी तो ये बात सही है, क्योंकि उन्हें खुद भी लगता है कि हाँ कमी है हमें, ये हमारी कमी है। अभी हमारे यहाँ पे शिवनाथ यूनिवर्सिटी की तरफ से एक क्रोशिया ज्वेलरी की ट्रेनिंग हुई थी हमारे गांव में, अलग अलग गांव में भी हुई है, क्योंकि हमें 8 गांव देखने होते, तो हमारे 8 गांव शिवनाथ यूनिवर्सिटी ने गोद ले रखे हैं। अच्छा। तो उनमें अलग अलग जैसे कि नशा मुक्ति पे भी कार्यक्रम चलते हैं, हेल्थ को लेके भी चलते हैं, और शिल्प शक्ति जो महिलाओं का है कि उसमें ज्वेलरी की और क्रोशिया की ट्रेनिंग है। एक हमारी जन दीदी रसोई के नाम से है, उसमें गांव की महिलाओं को खाना बनाना सिखाते हैं, ट्रेनिंगें देते हैं। तो हमारे गांव से है 4 महिलाएं और 4 महिला चिट्ठेड़ा गांव से हैं, तो उनके लिए एक वो रसोई खोली जाएगी रेस्टोरेंट टाइप में, तो वो वहाँ पे अपना काम करेंगे। तो ये भी हमारी महिलाओं के लिए बहुत अच्छा मौका है। तो उसी के लिए अपनी महिलाओं को हम समझा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं कि भाई वहाँ पे आप काम करो, क्योंकि हमारे तो कुछ लोगों को तो हमारा बिजनेस है अलग अलग गाँव में, हमारे गाँव में ही अलग अलग 19 समूह है, तो 19 समूह में कोई ना कोई दीदी अलग अलग अपना काम कर रही है। अच्छा, 19 समूह है आपके। तो ये जैसे आप समूह की बात बता रही है, समूह में जुड़ते कैसे कैसे आप आपके मैं अगर आपके पर्सपेक्टिव से पूछूं तो आप जब यहाँ आई थी दादरी में, उसके बाद आपको कैसे पता चला कि ये समूह है, इससे जुड़ के मुझे ये फायदा होगा, ये आपको कैसे पता चला? ये जब हमारे गांव में एक टीम आई थी गवर्नमेंट की तरफ से, तो गांव में जब वो समूह बन रहे थे तो मुझे पता लगा कि ऐसे ऐसे समूह बन रहे हैं। तो मैंने कहा, मैंने कि अपनी दादी सास से पूछा, मैंने कहा मैम माँ जी ऐसे ऐसे समूह बन रहे हैं, मैं भी जुड़ जाऊँ उसमें? बोली उसमें क्या फ़ायदा? मैंने कि कुछ भी फ़ायदा नहीं है, ये बोल रहे कि काम आएगा, अपना घर बैठे काम करना है, और जो गवर्नमेंट पैसा देगी तो वो पैसा अपना यूज़ में लेना, अपना काम करने के लिए अपने बिजनेस में लगाना। तो उन्होंने कहा चल ठीक है, सही लगे तो जुड़ जा, क्या करेंगे घर में। तो फिर मैंने हस्बैंड से पूछा, तो हस्बैंड का यही था कि नहीं रहने दो, क्या करोगी, रहने दो। उस टाइम पे उन्होंने मना किया था, लेकिन मैं फिर भी जुड़ी। मैंने कहा माँ ने कह दी तो जुड़ना ही है, वो हस्बैंड को दादी सास अपने आप समझा देंगी। तो मैं जुड़ गई, तो जुड़ने के बाद में फिर हम लोगों ने ये काम स्टार्ट किया। अच्छा, तो जैसे आप बता रही है ना कि क्या बोलते हैं, आपके तो गांव में आते हैं, उसके बाद जो है बताते हैं। हाँ जी। शहरों में कैसे होता है? मैम ये शहरों में भी अलग स्कीम है, जैसे हमारा ग्रामीण क्षेत्र में चलती है ऐसी ही शहरी क्षेत्र में भी चलती है। क्योंकि मुझे इस वजह से पता है कि मैं दादरी बैंक में हूँ, तो उसमें समूह चले हुए सरकार के भी। तो मतलब कि उसमें बस फ़र्क इतना है कि हमारे गाँव की महिलाओं को गवर्नमेंट पैसा देती है, और शहरी क्षेत्र में जो समूह बनते हैं उन्हें बैंक ही लोन देता है। अच्छा, ऐसा कुछ है कि समूह में अगर आप जुड़ गए हैं तो गवर्नमेंट आपको जो है हर महीने कुछ ना कुछ देगी, या फिर गवर्नमेंट आपके लिए काम लेके आएगी, अगर आपने वो काम कर दिया देन उसके पैसे आपको मिलेंगे? नहीं नहीं, गवर्नमेंट काम लेके नहीं आएगी। उसमें ये है कि यदि एक समूह में 10 महिलाएं जुड़ती हैं तो उन्हें RF और CIF मिलता है, रिवॉल्विंग फंड और क्रेडिट। तो उसमें जैसे हमारा एक पहला मिलता था 15,000, वो ये था कि महिलाओं की छोटी मोटी ज़रूरतें है, उसमें अपना समूह में मिलके अपना एक दूसरे को पैसे लेके अपना आपस में वो कर सकती है। फिर आता है 1,10,000। 1,10,000 ये है कि 10 महिलाएं हैं तो मिलके सब एक चर्चा करें कि भाई हमें ये बिजनेस करना है, ये काम करना है, इसमें इतनी लागत आएगी, इतना हमें ये करना है, तो वो उसके लिए होता है। यदि उससे बड़ा किसी महिला को कोई बिजनेस करना है, कोई मशीनें लगानी है, कोई बड़ी तरीके से किसी काम को लेकर के, तो उसके लिए हमारा बैंक है। बैंक जो है कि वो 50,000 से लेके 50 लाख तक का लोन देता है। उसमें कोई गारंटर की ज़रूरत नहीं होती है, और ना ही उसमें जॉइंट महिलाओं का एक खाता खुलता है, उसी के आधार पे, और ब्लॉक से लेटर लगता है, और वो अपना महिलाएं काम कर ले। जैसे कि हमारा यहाँ पे कोट गांव में है, उनका जो उसकी मशीनें लगी हुई है सिलाई की,
सिलाई की, तो वो अलग अलग गद्दे तकिए वो बेचती हैं, सिलती भी और फिर बेचती है, बाहर भी जाता है। एक हमारा यहीं दादरी ब्लॉक में अलग गांव है छोलस, उसमें उनका मसाले का बहुत अच्छा काम चल रहा है। एक नई बस्ती गांव है जिसे हम ही देखते हैं, तो उसमें भी महिला गद्दे तकिए का काम करती है। अच्छा। एक महिला है वो अलग अपना ज्वेलरी का काम करती थी, अलग अलग गांव में है, तो उनके जैसे ही मशीन का और उसका वो रहता है, तो उसी हिसाब से उनका काम भी। आज मैं बैंक में 6-6, 7-7 लाख रुपए का लोन कराती हूँ बिना गारंटर के और बिना ही किसी और डॉक्यूमेंट के, आधार कार्ड, फोटो, और सबसे मेन है कि समूह में जुड़े हुए होना। क्योंकि आज महिलाओं को भी ये हो गया कि हाँ, हमें गवर्नमेंट दे रही है, सब बैंक दे रहा है, तो हमें अपना काम आगे बढ़ाना है और हमें आगे बढ़ने के लिए ही दे रहे हैं। अच्छा, अगर इसमें ये भी हो सकता है कि अगर मैं जो है किसी समूह से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे अपना पर्सनल बिजनेस खोलना है, तो जो बैंक है वो मुझे जो है कितने तक का लोन दे सकता है बिना गारंटी के? समूह से मिल सकता है, 50 लाख से नीचे नीचे का कितना भी आप ले सकते हैं समूह से। समूह। और ऐसा कुछ होता है जैसे ये समूह है NRLM के अंतर्गत खुलते हैं सारे शायद आई गेस, तो ये सारे समूह का एक जॉइंट खाता होता है जिसमें जो है गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आता है, देन आप वो यूज कर सकते हो ऐसा? हमारा जैसे कि समूह है, तो समूह में 10 महिलाएं हैं, 10 महिलाओं में जो पढ़ी लिखी है उन 3 महिलाओं को सिग्नेटरी बनाते हैं, जॉइंट खाता खुलता है। उस जैसे कि हमारे 19 समूह हो गए, तो 19 समूह पे एक बनता है ग्राम संगठन, VO बोलते हैं। ग्राम संगठन जो बनता है वो बनता है 10 समूह पे या 8 समूह पे। तो वो ग्राम संगठन उन 10 समूहों की निगरानी करता है कि इन्होंने, गवर्नमेंट ने इन्हें 1-1 लाख रुपया दिया है, तो इन महिलाओं ने ये पैसा लिया है, तो इन्होंने किस यूज में लिया है, बिजनेस में लिया है या घर के काम में लिया है, तो वो सारी चीजें देखते हैं। तो फिर वो रिकवरी जो होती है समूह का, वो पैसा ग्राम संगठन में जाता है। ग्राम संगठन के ऊपर बनता है क्लस्टर, क्लस्टर CLF जो होता है वो बनता है 8 गांव के ऊपर। तो अभी हमारा दादरी ब्लॉक है, चिठेड़ा गांव है, उसके नाम से हमारा क्लस्टर बना हुआ है, जिसमें कि उसमें समूह के जो सिग्नेटरी उसमें से चुनाव होता है ग्राम संगठन के लिए। ग्राम संगठन के सिग्नेटरियों जो होते हैं अलग अलग गांव के, जैसे हमारे 8 गांव हो गए तो 12 ग्राम संगठन हो गए, उनके जो 3-3 सिग्नेटरी हो गए, उन लोगों का वो हो गया कि उनमें से छोड़ के जो महिला ज़्यादा पढ़ी हुई है, ज़्यादा एक्टिव है, उनको फिर CLF में रखते हैं। तो CLF का चेंज होने के बाद में फिर हमारा ब्लॉक वाले रहते हैं। जैसे कि हमारी शिकायत है कि एक समूह में कुछ समस्या वो सिमट नहीं रही है, तो ग्राम संगठन में चर्चा करेंगे, ग्राम संगठन से भी नहीं होती तो वो क्लस्टर में करेंगे, क्लस्टर से भी नहीं होती तब वो ब्लॉक में ब्लॉक मिशन मैनेजर के पास जाती है, उनके बाद में जाती है। यदि उससे भी कोई बात होती है तो वो हमारा फिर ADO सर है हमारे, ISV और VDO है, तो वो और बाकी हमारे जो विकास भवन है वहाँ पे भी अधिकारी बैठते हैं, तो हमारी जो भी समस्या होती है, लेकिन हम कोशिश ज़्यादा यही करते हैं कि हमारी महिलाओं की समस्या है तो हमारे गांव में ही निपटे। तो आज मुझे गांव में महिलाएं हैं, अलग अलग किसी के घर में झगड़ा होता है या किसी की कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो मुझे फ़ोन करती है, दीदी हमारे साथ ऐसा हुआ। मैं एक अपना ही किस्सा बताती हूँ। फूलपुर गांव में एक महिला का एक प्रॉब्लम हो गई थी फैमिली में, तो वो था कि मैं कहीं जा रही थी, घर से ही निकल रही, तो एकदम से वो सामने से आई, मैंने कहा, उन्हें देखा कि ये महिला है, मैंने कहा क्या हुआ? अब वो महिलाएं देखते नहीं, उसके आंखों में से आंसू निकलने लगे। मैंने कहा भाई क्या हुआ, आओ अंदर बैठो। मैंने बैठाया, पूछा कि क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? मैंने क्या तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया? मैंने तुम परेशान होकर आए हो, फ़ोन कर लेते। बोली दीदी फ़ोन की बात नहीं थी, मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया, 3 बच्चियाँ थी, एक गोदी में, एक साथ में, एक को सास के पास छोड़ के आई। तो मैंने कहा बात क्या है ये बताओ। तो उसने मुझे बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया और मैंने 50,000 बैंक से लोन ले रखा है, अब बताओ उसको मैं कैसे भरूंगी दीदी, जब हस्बैंड ही वहाँ चले गए हैं तो कहाँ से कमाई, मैं कहाँ जाऊँगी, पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, ये और वो। मैंने कहा भाई पहले तो रोना बंद कर, चाय पानी पिलाया, अपना बात करी। तो मैंने फिर उससे कहा कि 1 साल तक तुम पे जो पैसा है वो नहीं दिया जाएगा, होगा तो ब्याज तुम्हारे समूह में है, उसमें से मैं कटवाती रहूँगी, जब तुम्हारा ये लगे कि हाँ मुझे अपना पैसा, मैं कमाने लगी हूँ। देखो कमाना तो पड़ेगा ही, हस्बैंड नहीं है, 3 बेटियाँ हैं, तो उन्हें कैसे पालोगी? तो बोली हाँ दीदी वो मैं देखती हूँ। तो मैंने फिर उसके लिए फिर सबसे पहले मैं एक फॉर्म भरे जाते हैं RT की तरफ से, फ्री वाले फॉर्म, कि जो माँ बाप गरीब होते, सरकारी जॉब नहीं होती, तो वो लोग प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं वो पहले मैंने, क्योंकि उस महिला की सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि उसके पास 10 रुपये भी नहीं थे, तो फिर मैंने उसके फॉर्म भरवाए, कागज़ लिए, कागज़ बने हुए थे, कागज़ लिए, उसके फॉर्म भरवाए, जो भी पैसा लगा वो मैंने अपने पास से लगाया और फिर उससे बात करके उसकी बच्चियों का 2 उनका एडमिशन करवाया। तो उसे समझाया करा, तो जब जाके उसे थोड़ा ही लगा,
अब उस महिला से अभी बात नहीं हुई है। वैसे उसकी सिचुएशन सुनने मारे ठीक है और हस्बैंड भी घर आ गए। तो ऐसी ऐसी बातें होती हैं। ऐसी मेरे गांव का एक केस था, वो नहीं बोलूँगी क्योंकि अभी तक वो छुपा हुआ है, तो छुपा ही रहे, क्योंकि उस महिला की हेल्प हुई थी, मेरे द्वारा हुई थी। तो लेकिन उससे पूछा गया कि भाई क्या हुआ। उसके हस्बैंड मारते पीटते थे बहुत ज़्यादा, और आए दिन सास भी ऐसी थी। तो उससे पूछा कि भाई वो महिला वहाँ तक कैसे पहुँची, उसकी मदद वहाँ से कैसे होगी। तो उससे पूछा, गांव के प्रधान थे, वो थाने में गई 3 दिन, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी। वो लोगों ने मतलब कि जो भी अधिकारी थे उन्होंने कह दिया हस्बैंड वाइफ की लड़ाई है, अपना घर लौटो। उसका हाथ फाड़ दिया था यहाँ से पूरा 12 टोके आए थे उसे। वो मुझे फ़ोन करे रोती हुई, मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि भाई गांव की बात है, यदि उसका साथ देगी तो उसके सासू और हस्बैंड घर पे, हमारे पे घर पे लड़ाई होगी, पापा को पता लग गया, पापा भी गुस्सा होंगे, क्या मतलब पड़ा है, प्रधान नहीं बन रही है, किसी क्यों मदद कर रही है। तो वो चीज़ें हस्बैंड ने कहा। तो मैंने कहा भाई अब तो मैं खुद मजबूर होगी, क्या करूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मैं घर से अपना बैंक गई। बैंक में मैंने अपनी सीनियर जो अधिकारी थी हमारी विकास भवन पे, वहाँ मैडम को कॉल किया, मैडम को पूरा वो बताया मैंने। उन्होंने मुझे एक नंबर दिया, फिर मैंने उनसे बात करी। उन्होंने फिर उनको मैंने महिला का नंबर दिया, फिर उनकी बात हुई। बात होने के बाद में 3 दिन बाद कार्रवाई हुई। उसके हस्बैंड को उठा के लेके गए और हस्बैंड से पूछा कि भाई, जब पुलिस वाले आए तो उन्होंने कहा हाँ भाई खड़ा हो, महिला को मारता है। तो उसने क्या कहा कि मेरी वाइफ मैं मारूं या राखूं, तुम कौन होते हो। तभी दरोगा ने एक रैप्टा दिया, वो चक्कर खा के ज़मीन पे गिर गए, उसे उठा के लेके गए। लेकिन उस दिन उसके हस्बैंड के साथ क्या हुआ क्या नहीं ये तो नहीं पता हम लोगों को। शाम को वो छुट के आए, लेकिन चैन जितने हो गए कि हाथ उठाना तो दूर, जब तक उसका हाथ ठीक नहीं हो घर का सारा काम, बच्चों का देखभाल, उनको नहलाना, उनकी केयर करना, मतलब इतना चेंज हो गया है उसमें। आज वो महिला मुझे फ़ोन करती है तो आज भी कहती है दीदी आपकी वजह से मैं जिंदा हूँ और मेरे बच्चों का भविष्य बन गया, नहीं तो आज मैंने तो उस दिन ये था कि वो मेरी हेल्प नहीं हुई तो मैं खुदकुशी करूँगी। तो एक अलग ही फिर मैंने अपने हस्बैंड को बाद में बताया कि मैंने, क्योंकि एक हुआ था कि फिर जब ये केस हो गया तो यार रिश्तेदार आ गए, उस पर दबाव बनाने लगे कि भाई ये तू वापस ले ले केस, और कोई बात ना है, जो भी होगा वो देख लेंगे, तेरे बच्चों को मैं इतना पैसा दे दूंगा, इतना वो कर दूंगा। तो उन्होंने तो फिर उसने कह दी कि मैं बिल्कुल भी, मुझे 12-13 साल हो गए टॉर्चर होते होते, मेरे साथ इतना होता है ना, तो कोई सपोर्ट करता है, मोहल्ला पड़ोस कोई मदद करने के लिए नहीं आता। आज पहली बार मेरी मदद हुई है तो मैं इतना वो नहीं करूँगी, मैं केस वापस नहीं लूँगी। लेकिन उसका चेंज होने के बाद इतना अच्छा, वो बेचारी आज भी मुझे धन्यवाद करती है। तो आज आपको लगता है आज भी महिलाओं के साथ, जैसे आपने एक किस्सा तो बताया, पर अभी ऐसा है कि महिलाओं पे आज भी जो है उतने ही अत्याचार हो रहे हैं जितने पहले हुआ करते थे? नहीं मैम, अब इतने नहीं हो रहे हैं, लेकिन आजकल मैं तो देखो यही कहूँगी कि आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा है। कुछ महिलाएं हैं, रील बनाना होता है, डांस करती है, ये करती है, वो चीज़ें गलत है मेरी तरफ से। वो सोचते कि इंडिया पे, उस पर हम इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाएंगे हमें पैसे मिलेंगे, यूट्यूब पे बनाएंगे पैसे। अरे पैसे लेने हैं तो तुम खुद कमाई करो, अपना कुछ ऐसा बिजनेस करो, अपना कुछ काम करो कि जो हम लोग अपना खुद से कमाएं। हम दूसरे पे क्यों वो करें कि हमने वीडियो बना दी, नाच रहे हैं हम उसमें वो कर रहे। अरे वो चीज़ें हमारे उसमें समाज में, अभी एक जगह मैंने देखा, न्यूज़ देख रही थी मैं कई दिन पहले, तो उस गांव में निर्णय लिया गया है कि भाई जैसे कि डीजे बजते हैं, रोड पर डीजे बज रहे हैं, महिलाएं जा रही है वहाँ पर नाच रही हैं, तो उन्होंने ये कहा यदि कोई घर में संगीत होगा, कोई फंक्शन होगा तो महिलाएं घर में नाचेंगी, यदि रास्ते में कहीं डीजे बजेगा या कहीं ढोल बजेगा तो महिलाएं नाचेंगी नहीं। तो वो सबसे अच्छा वो किया है। और आजकल 100 में से 50% घरों में जो झगड़े हो रहे, तलाक हो रहे, वो इसी चीज़ को लेके हो रहे कि महिलाएं रील बना रही है, हस्बैंड को पता नहीं है, हस्बैंड को पता लग रहा है तो घर में झगड़ा हो रहा है। ये सबसे मेन घर में आजकल बहुत ज़्यादा। मैं तो सभी महिलाओं से यही कहना चाहूँगी कि भाई जब हम लोगों को भगवान ने सक्षम किया है, हम लोग खुद कर सकते हैं, अपना कोई बिजनेस कर सकते हैं कुछ। आजकल हमारी गवर्नमेंट अलग अलग योजनाएं चला रही है महिलाओं को लेकर के, अलग अलग बिजनेस। अभी एक हमारी उद्यमी आई है योजना, उद्यमी लोन, तो उसमें गवर्नमेंट बिना ब्याज के लोन दे रही है महिलाओं को। तो भाई आप उसमें आगे बढ़ो, बिना ब्याज के लो, और उसमें 50%, उस पर 10% सब्सिडी भी मिल रही है महिलाओं को। तो इससे अच्छा मौका और क्या मिलेगा हमारे लिए।
पर वो ये ना कहीं लोगों को लगता है कि नहीं है तो हमारी फ्रीडम है, हाँ। हमारी मर्जी है कि हमको जो है इंस्टाग्राम पे क्या डालना है, हाँ। हमें डांस करना है या हमें कुछ और रील बनानी, वो हमारी मर्जी है। मैं भी अपना फेसबुक भी यूज़ करती हूँ, इंस्टाग्राम भी यूज़ करती हूँ और मैं अपना व्हाट्सअप भी यूज़ करती हूँ। लेकिन मैं अपने काम से रिलेटिव अभी बस अयोध्या गई थी तो मैंने 1-2 रील बनाई, लेकिन उसमें डांस की नहीं बनाई, नॉर्मली अपनी बनाई अपने पहरावे में। तो मैंने जैसे कि फेसबुक पे हस्बैंड ने लगा दी तो गाँव के लोगों का रिप्लाई आया कि, और साथ की महिलाओं को भी आया कि दीदी आप तो लखनऊ गई महिला दिवस पे तो वहाँ भी आपने ओढ़ना ओढ़ा, आप अयोध्या गई हो वहाँ पे भी आपने ओढ़ना ओढ़ा, क्या बात है आपने तो अपना पहनावा। तो मैंने कहा सबसे पहला हमारा जो पहनावा है जो हम पहले थे वो आज भी हो, यही सबसे। अभी एक राजस्थान में कौशल्या चौधरी बहुत बड़ा बिजनेस करती है, लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात उनकी क्या लगती है कि उनका पहनावा, उनका प्योर राजस्थानी पहनावा मुझे बहुत पसंद है। मैं तो उनसे मिलने का मैंने कॉल पे बात की है, लेकिन मैं एक बार मुझे मौका मिलेगा सबसे पहले मैं उनसे मिल के आऊँगी। एक्चुअली उनका अभी कुछ टाइम पहले मेरे ख्याल से अभी अहमदाबाद में हुआ है। नया मैं उनका देखती रहती हूँ, तो मुझे ये कि यदि महिलाओं को सीखना है तो ऐसी महिलाओं से सीख ले। आपको लग रहा है कि इंस्टाग्राम फेसबुक इस टाइप की चीज़ों से लोग कुछ गलत चीज़ें भी सीख रहे हैं, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। आजकल 8-10 साल के बच्चे हैं, मेरा खुद 12 साल का बच्चा कहता मम्मी मुझे इंस्टाग्राम चलाना है। अरे ये इंस्टाग्राम चलाओगे, वीडियो बनाओगे, वो करोगे तो ये चीज़ें सही नहीं है। वही हमारे टाइम पे क्या होता था, हमको कॉलेज में 2nd ईयर में मिला है मुझे तो फ़ोन। हमारे पेरेंट्स इतने ज़्यादा अब कंजर्वेटिव बोल सकते हो या वो परवाह करना बोल सकते हो कि नहीं देते जल्दी फ़ोन। नहीं, मेरा मानना है कि बच्चों को आप फ़ोन दो, फ़ोन यूज़ करवाओ, बेटा है या बेटी है, लेकिन सबसे पहले माँ बाप ये भी देखें कि हमारा बच्चा फ़ोन यूज़ कर रहा है तो वो कहाँ कर रहा है, किस लिए कर रहा है। हमारा बच्चा कहीं कॉलेज जा रहा है, स्कूल जा रहा है, वो चीज़ भी देखनी चाहिए। अब घर में से बच्चों को पढ़ने भेज दिया, हॉस्टल भेजते इसलिए कि बच्चे अच्छा रहेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, लेकिन मेरा जो मानना है ना सबसे अच्छा ये है कि कैसे भी करके अपने घर पे पढ़ाओ, अपने पास में कॉलेज में पढ़ाओ। कहीं हॉस्टल में भी भेजोगे तो ये समझो कि बच्चा बर्बाद हो रहा है, पढ़ नहीं रहा है, संगति का असर आ जाता है। हमारा एक ग्रेटर नोएडा में बहुत बड़े बड़े कॉलेज है, बहुत बड़े बड़े। वो एक बार हम लोग निकल के जाए थे हस्बैंड वाइफ, तो मैं इनसे बोलने लगी कि देखो यहाँ पे कॉलेज है तो हम अपने बच्चों को यहीं पढ़ाएंगे। तो मेरे हस्बैंड ने एक ही बात बोली कि पढ़ाएंगे लेकिन अपने पास में ही अपने वहीं पढ़ाएंगे, और यदि यहाँ पे भी हम पढ़ाएंगे तो रोज़ जाना आना करेंगे अपने बच्चे का, यहाँ रहने के वो नहीं करेंगे बिल्कुल भी। क्योंकि वहाँ पे क्या है कि माँ बाप सोच रहे बच्चे हॉस्टल में हैं, लेकिन वहाँ की जो संगति, हम जब वहाँ पर निकलते तो इतनी स्माइल आती है सिगरेट बीड़ी और वो नशे की कि बहुत ही बेकार वो लगता है माहौल। तो ये कि बच्चों को आजकल का माहौल इतना बेकार है कि अपने पास ही रखे सबसे बढ़िया है। एक महिला का फ़ोन आया, दीदी मैं पार्लर कर रही हूँ, सुबह जाती हूँ शाम को घर आती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं, लेकिन उससे मुझे समझाओ आप कि मैं अपना पार्लर चलाऊँ या अपना बच्चों का भविष्य देखूँ। मेरे बच्चे गलत संगति में जा रहे हैं, अभी बच्चे छोटे ही हैं। तो मैंने उनसे कहा कि दीदी सबसे पहले अपने बच्चे हैं, अपने बच्चों को देखो। बोली तो फिर मेरा पार्लर का क्या होगा। मैंने कहा जब बच्चे ही सही नहीं रहेंगे तो फिर पार्लर का ही क्या करोगी तुम। बच्चों के लिए तो तुम कर रही हो, लेकिन जब पार्लर ही सही नहीं, बच्चे ही सही राह पे नहीं चलेंगे तो फिर उसके लिए फिर तुम कमा के क्या करो, किसके लिए बच्चों के लिए कमा रही। मैंने को तो फिर बोली तो ठीक है दीदी मेरी समझ में आ गया, अब मैं पार्लर करूँगी तो अपने घर के आसपास ही करूँगी ताकि मैं अपने बच्चों को स्कूल भेज सकूँ और टाइम से अपने बच्चों पर ध्यान दे सकूँ। जैसे मैंने आपको देखा ना, आप हमेशा अपना जो है सर ढक के रखती है, तो कई भी आज लोग सोचते हैं ऐसा कि नहीं यार ये पर्दा वाला सिस्टम तो जो है पुराना है, या उस टाइम पे महिलाओं को आज़ादी नहीं थी इसलिए पर्दा किया जाता था, आज तो हम जो है अपनी मर्जी से जी रहे हैं, तो ये पर्दा वाला सीन क्यों होता है। मैम हमारे गांव में भी कुछ महिलाएं हैं जो आजकल पर्दा नहीं करती है, जीन्स टॉप पहनती है, लेकिन हमारा मानना ये है जो हमारे संस्कार है, जो हमारा पहनावा है वो हमारे लिए सबसे अच्छा है। हमारे जो मेरे हस्बैंड है वो ये कहते हैं सबसे अच्छा पहनावा मुस्लिम महिलाओं का रहता है, ना तो वो किसी को चेहरा दिखाती है ना ही किसी को, लेकिन वो मुझे भी अच्छा लगता है सही बताऊं तो। आजकल हमारी महिलाएं कुछ सूट ऐसे टाइट पहनेंगी, कुछ ऐसे डिजाइन में ड्रेसें पहनेंगी, वो बेकार है। लेकिन पहनो कपड़े, आप फैशन करो लेकिन अपने अदब से करो, कि ये ना हो कि कल को कोई बोल दे कि भाई वो आई। अब जो महिलाएं हैं हम घूंघट करते हैं, हम अपने पहनावे में रहते हैं, हमारे लिए भी 4 लोग गांव में बात करते हैं, और जो महिलाएं जींस टॉप पहनती है आजकल स्कूटी लेके जा रही है आ रही है तो उनके लिए भी बातें होती है। तो मेरा कहना यही है कि भाई फैशन करो लेकिन हिसाब से करो।
हम महिलाएं हैं, हमें भगवान ने बनाया है, तो जो भी है तो उस हिसाब से हमें अपना सादगी में रहना चाहिए। बिल्कुल। और जैसे मेरे साथ की महिलाएं हैं, गांव से बाहर जाएंगी तो दुपट्टा कंधे पे डाल लेंगी, कहीं नोएडा चलेगी, कहीं मीटिंग है दिल्ली में वहाँ चलेगी। लेकिन मैं दिल्ली भी गई, पंजाब भी गई, आगरा भी गई, अयोध्या भी गई, और अलग अलग राज्यों में मैं जाती हूँ, लेकिन मेरा यही है कि अपना पहनावा सबसे बेस्ट। दुपट्टा हमेशा सर पे। दुपट्टा, हाँ, क्योंकि जो हमारी जो वो है ना पहचान, हमारी पहचान हमारे कपड़ों से है। हाँ, हमारी संस्कृति जो है, क्योंकि आजकल महिलाएं हैं जींस टॉप पहन रही है, सूट सलवार पहन लिया, दुपट्टा डाल लिया, उसका यही नहीं पता कौन है, कहाँ से गुजर है, क्या है क्या नहीं है। लेकिन हमारे गुजरों में जो है कि हमारा ओढ़ना ज़्यादा फेमस है। आजकल इंस्टाग्राम पे भी बहुत वायरल हो रहा है। हाँ, कुछ महिलाएं हैं हमारे गुजर से ही, डिपार्टमेंट गुजर कास्ट से ही, तो वो लोग अलग अलग, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि वो अपने ओढ़ने में है, तो मुझे खुशी होती है वो चीज़ देख के। कुछ सादगी में भी बनाती हैं, कुछ अपना दुपट्टे में भी बनाती हैं, लेकिन मैं यही हूँ, मेरा मानना ये है कि अपनी सादगी सबसे अच्छी है और अपना पहनावा। तो आपके बच्चे आपको कभी नहीं फोर्स करते? आजकल के बच्चे भी हम मॉडर्न बन चुके हैं, तो वो बोलते हैं कि नहीं मम्मी आप ये पहनो, अब तो इस चीज का जमाना है, तो ऐसा नहीं होता? बच्चे ऐसा खैर कहते नहीं है, क्योंकि बच्चों को पता है कि मम्मी कैसे कपड़े पहनती है। और मेरी बेटी है खुद, मुझे कहना भी नहीं पड़ा, 12 साल की मेरी बेटी है, उसने 9 साल की थी, उसने कह दिया मम्मी मैं आज के बाद स्कर्ट नहीं पहनूंगी। 3 स्कर्ट स्कूल की थी, स्कूल की तीनों स्कर्ट उसने अलग डाल दी, कह दी, रोने लगी कि स्कर्ट पहन। मैंने कहा बेटा ये अब की बार खरीदी है, अब की बार तो पहन लो, अगली बार मैं पैंट ले लूँगी। बोली नहीं मुझे पहननी नहीं है, मैंने मना भी नहीं किया। तो वो ये बच्चों को, माँ बाप को बच्चे देखते हैं कि हमारे मम्मी पापा किस तरह के उसमें। अभी एक थी, मैं देख रही थी न्यूज़ की, माँ रील बनाती थी कपड़े पहन के, तो बच्चे को एतराज़ था, तो बच्चे ने माँ से बोला कि मम्मी आप इस तरह के कपड़े पहन के रील मत बनाया करो, क्योंकि हम लोग तो रहते हैं घर में, हमने रील बना दी, वायरल कर दी, लेकिन आस पड़ोस, हमारे बच्चे आस पड़ोस में खेलते, तो आस पड़ोस में बातें बनती है, तो उस बच्चे ने भी कहीं ना कुछ सुना होगा या कुछ समझा होगा, तो उसने बस रील बनाने के लिए मना नहीं किया, लेकिन कपड़े पहनने के लिए मना किया कि इस तरह के, इस टाइप के मत पहना करो। तो उस माँ ने अपने बेटे को ही मार दिया। क्या पता नहीं, आजकल इतना कहते हैं ना कलयुग, तो कलयुग आजकल चल ही रहा है। तो जैसे आपने बताया ना कि आजकल जो है महिलाएं इस तरीके के रील्स वगैरह भी बना रही है, सोशल मीडिया मतलब एकदम भर चुका है इन सब चीज़ों से कि जो है आपको किस तरीके, मतलब हर चीज़ की आपको रील मिल जाएगी, कुछ अश्लील है, कुछ देखने लायक नहीं बनती, कुछ ऐसी है। तो इन सबको लेके आप अपने बच्चों को कैसे रोकती है कि नहीं आपकी जो है बेटी को नहीं, मुझे जो है अपनी बेटी को इस रास्ते पे लेके जाना है, या जो लोग इस तरीके की रील बना रहे हैं या जो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं उन्हें आप क्या राय देना चाहेंगी? उन्हें मैं राय ये देना चाहूँगी कि आजकल बच्चों को फ़ोन का बहुत शौक़ है कि हमें मम्मी रील बनानी है, क्योंकि हमसे ज़्यादा हमारे बच्चे एक्साइटेड रहते हैं काम करने के लिए कि हमें ये बनाना, ये करना है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, तो अपने बच्चों को फ़ोन से दूर रखें, क्योंकि मैं भी मेरे बच्चे हैं, मैं खुद फ़ोन छुपा छुपा के रखती हूँ। बच्चे मानते नहीं है, डांट लो, पीट लो, कुछ भी कर लो, लेकिन मैं फिर वो ये कि यही कहना चाहूँगी कि बच्चों को एक तो इन सब चीज़ों से दूर रखें, और जो भी हमारे बच्चे, हम अपने बच्चों पर भी ये ध्यान रखें कि हमारे बच्चे यदि 1-2 घंटे के लिए भी कहीं गया है, स्कूल जाता है, तो 7-8 घंटे का तो नॉर्मल है, पता है कि स्कूल में सेफ है। यदि उससे अलग 2-1 घंटे के, 3 घंटे के लिए बच्चा है, तो उस पर भी ये ध्यान देना है कि हमारा बच्चा वहाँ क्या कर रहा है। तो कभी ऐसा लगा नहीं कि ये बोलते हैं ससुर जी के सामने या अपने से बड़ों के सामने बार बार घूंघट करना एक आफत टाइप की है? नहीं, आफत टाइप की तो नहीं है, क्योंकि जो शर्म होती है, एक क्या था कि एक महिला रील बना रही थी, तो रील बना रही थी, तो पीछे से उसके ससुर आ गए, बहू थी, सर पे दुपट्टा भी नहीं था, आगे बहू नाच रही, पीछे ससुर नाच रहे, और रील पे लिख के डाल दिया कि शर्म जो होती है वो आँखों की होती है। क्योंकि जब हमारा आमने सामने, मैं आपसे बात कर रही हूँ, कल को कोई बात हुई और मैं आपसे झगड़ा करने लगूँ, तो मैं आपसे डायरेक्ट ही झगड़ा करूँगी, और यदि आप जैसे हमारा घूंघट है, मैं आपसे बोल नहीं रही, तो मेरा झगड़ा होगा तो मैं आपसे नहीं बोलूँगी, मैं अपने से छोटे या अपनी सास ननद उनसे बोलूँगी कि पापा जी ऐसे कह रहे थे, तो ये सबसे अच्छा है कि घूंघट है, तो हम लोगों को इस चीज़ में भी हमारी जो है कि वो एक ओट है, तो वो सही है। तो जैसे आपने ना अचार के साथ साथ ना पापड़ और जो है चिप्स का बिजनेस भी कर रखा है, तो ये किस चीज़ से बनाती हैं आप? ये मैम हमारा चिप्स बनता है आलू से,
ये आलू से बनता है, और जैसे कि हम अलग अलग आलू से 2-3 तरह के पापड़ बनाते हैं। एक बनता हमारा आलू नमक और जीरे से, एक बनता आलू जीरा नमक और मिर्च, लाल मिर्च, एक हरी मिर्च हम उसमें डाल देते हैं, अलग से बनाते हैं, और एक हमारा मोटे मसालों से बनता है। तो हम 2-3 तरह के चिप्स आलू के और पापड़ हम बनाते हैं। एक साइज बड़ा होता है, एक छोटा होता है। तो अभी फ़िलहाल जैसे कि सैंपल के तौर पे कुछ आइटम हैं हमारे, कुछ अभी ख़त्म हुए हैं, तो जैसे ही ऑर्डर आ गए तो हम वो बनाते हैं। तो ये हमारी जो पैकिंग होती है हमारी महिलाएं करती हैं, हमारे समूह के नाम से ही स्टिकर, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर रहता है। तो अलग अलग हमारे प्रोडक्ट है, जैसे पास्ता मैक्रोनी होता है तो वो मार्केट में मैदे वाले ज़्यादा आते थे, तो वो हम यदि बच्चों को लंच में देते थे तो स्कूल से आता था कि मैदे की चीज़ ना भेजें, तो उसको लेकर के भी हमने एक वो करा। तो हमने कहा कि मैदे की पे रोक टोक, लेकिन आलू की यदि हम बनाएं तो बच्चों के लिए हेल्दी भी होगी और सही भी रहेगा। तो तब हमने एक पास्ता और मैक्रोनी भी बनाया अपने आलू से ही। इनके प्राइसेस क्या रहते हैं? इनके प्राइसेस रहते हैं जैसे कि हमारे यहाँ आलू 1 किलो आलू में 250 ग्राम पापड़ हमारे निकलेंगे। तो 1 किलो आलू हुआ तो उसमें हमारी लागत भी है, मेहनत भी है, तो 250 ग्राम के हिसाब से हमारी जो मेहनत करके, तो ये हम 100 ग्राम देते हैं 50 रुपये का। अच्छा, 100 ग्राम 50 रुपए का। और इसके ये सबके प्राइस सेम रहते हैं या अलग अलग है? सेम है, क्योंकि हमने जो पैकिंग कर रखी है वो 100 ग्राम की कर रखी है। अच्छा, तो चाहे वो अचार आप हमारा, माइक्रोनी ले लो। अचार, हाँ जी, अचार जो हमारा है वो हमारा आधी किलो और 1-1 किलो की पैकिंग। और आधे किलो का कितने का प्राइस कितना रहता है इसका? आधा किलो का 100 रुपये का, और 1 किलो का 200 रुपये, 250 रुपये। और किसी को बल्क में ऑर्डर करना है तो उसका कुछ ऐसा वो होता है हमारा क्या? पैकेट जाता है 5 किलो का पैकेट बना के हम देते हैं। हमारा जाता है पन्नियों में हम पैक करते हैं 5-5 किलो नाप के, और वो फिर हम कट्टों में रखते हैं और कट्टों में हमारा जाता है। ठीक है। तो आप ना अपना सामान लेके कहाँ कहाँ गई हैं अब तक? ये हमारे गवर्नमेंट द्वारा स्टॉल लगते हैं अलग अलग, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, हमारे ग्रेटर नोएडा में भी लगता है, दिल्ली प्रगति मैदान, गुड़गांवा और अयोध्या, अलग अलग राज्यों में ही लगते हैं। तो हमें इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। अभी हम लोगों ने स्टॉल लगाया था नवेड़ा हाट में, जो कि हमारा पर डे का 10,000 20,000 का माल बिका था। हमारा जो हरी मिर्च, आम, मिक्स अचार, ये बहुत ज़्यादा डिमांड में थे, और जैसे कि हमारा अचार जाता है तो वहाँ फीडबैक बहुत अच्छा आता है। तो जो हमारा नवेड़ा हाट लगा था 20 दिन का लगा था, तो उसमें जो हमारा प्रॉफिट हमें हुआ था, हमने 20 दिन में 5 लाख रुपए कमाए। तो 5 में से हमारी 3 लाख लागत आ गई, लेकिन हमें 2 लाख प्रॉफिट हुआ। लेकिन एक महिला का कि कभी वो घर में हाउसवाइफ थी, फ्री रहती थी, और वहाँ पे जाकर हमारी फ़ोटो वीडियो, न्यूज़ वाले भी वहाँ पे अलग अलग न्यूज़ वाले भी आए, वीडियो वायरल हुई, वो भी तो अलग अलग। तो हमारे जो हस्बैंड के फ्रेंड थे अलग भी गांव बस्ती में, तो बोल रहे थे अरे भाई तुम कहाँ दुकान लगा रहे हो, तुम अचार बेच रहे हो। तो एक अलग सा, पहले मैं ही थी तो इतना वो नहीं था, तो हस्बैंड थे अब की बार, तो बहुत वो हुआ क्योंकि हमारा जो मेला लगता है उसमें हम 2 ही लेडीज़ें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब ये था कि आना जाना करना था, तो उसमें फिर हस्बैंड को सहयोगी के रूप में रख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से जाना आना रोज़ का करते थे, तो हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। तो उसके बाद हम अभी मार्च में गए अयोध्या में, वहाँ पे भी सरस मेला 10 दिन का लगा था। तो वहाँ पे भी हम लोग, सबसे मेन थी कि हम राम मंदिर के दर्शन करके आए। 2022 से हम लोग कोशिश कर रहे थे जाने का, जा नहीं पाए, लेकिन राम मंदिर के दर्शन करके आए, हनुमानगढ़ी के, और फिर वहाँ पे हमने सरस किया, तो बहुत ही अच्छा लगा। अभी मैं थैंक यू कहना चाहूँगी क्योंकि मैं एक गांव से महिला हूँ, एक कभी हाउसवाइफ थी, आज बिजनेस वूमेन मैं बनी हूँ। तो आप लोगों से बात करके भी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं कभी सोच नहीं पाती कि मैं भी इस तरह से कभी किसी न्यूज़ में, अलग अलग महिलाओं के मैं इंटरव्यू देखती थी, तो मैं उन्हें देखती थी कि कैसे टीवी तक पहुंच जाती है, ये कैसे इनका और होता होगा, किस तरीके से। लेकिन आज मुझे भी खुशी है कि मैं भी आगे बढ़ रही हूँ और मुझे भी इस तरह से बोलने का मौका मिल रहा है। थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपका बिजनेस आगे भी ऐसे ही ग्रो करता रहे। थैंक यू सो मच सरस्वती जी।